Good afternoon to all of you. So here I am again with the second part of the lecture जो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड डील कर रहे थे. इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम प्रेसिडेंट ऑफिस को ही कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग है प्रेसिडेंट ऑफिस में. तो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डील इन टुडेज लेक्चर इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि उनका ऑफिस का टर्म कितना सालों तक रहता है. उसके अलावा हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करेंगे. इम्पीचमेंट के साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किन किन सिचुएशन में वैकेंसी अराइज होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में. इसके साथ ही साथ हम पावर्स और फंक्शंस की भी बात करेंगे प्रेसिडेंट की, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे. कुछ एडिशनल पावर्स और फंक्शंस भी हैं, हम उनको भी कवर अप करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. अगर आप टर्म की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म 5 years का होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पॉपअप कर सकता है कि क्या प्रेसिडेंट अपने ऑफिस टर्म के बियॉन्ड भी ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो हाँ, बिल्कुल आपको आंसर देना है येस, ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until द कंडीशन हियर इज कि जब तक उनके आगे आने वाले दूसरे प्रेसिडेंट ऑफिस अज्यूम नहीं कर लेते हैं. यानी कि जैसे ही एक्स प्रेसिडेंट का टर्म समाप्त होता है, फिनिश होता है, वो तब तक अपने ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे जब तक दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाता है विद द सेम प्रोसेस जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक नोट मेंशन किया है कि ये नोट क्या है कि प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से क्या रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस टर्म के ख़त्म होने से पहले. तो येस, ऑब्वियसली ही कैन बी रिमूव्ड अपने ऑफिस टर्म के ख़त्म होने से पहले. बट व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर. अब वो जो उन्हें किस प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा और किस रीज़न से रिमूव किया जाएगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफिस के टर्म का. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट. यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा आप प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं उस सिचुएशन में भी जब उनका ऑफिस टर्म कंप्लीट ना हुआ हो. अब ये इम्पीचमेंट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑफिस टर्म के कंप्लीट हुए बिना भी प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है. by which process? The process is called as impeachment. The second note which I have mentioned here for you is क्या वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन दे सकते हैं. हाँ, बिल्कुल, द आंसर विल बी येस. वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से किसी भी वक्त, और उनका जो रेजिग्नेशन होगा उस रेजिग्नेशन को वो एड्रेस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को. So this is the procedure by which he can also resign from his office. क्या वो प्रेसिडेंट जो ऑफिस को जिसने अज्यूम करा हुआ है, क्या वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं. तो द आंसर विल बी येस, ही इज़ वेरी वेल एलिजिबल फॉर री इलेक्शन सेम ऑफिस के लिए, और उन्हें कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जा सकता है. एज इन उनका एक टर्म ख़त्म हुआ तो वो दूसरी बार भी इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन सकते हैं. बट बाय फार आई गेस ओनली वन प्रेसिडेंट हैं जो जिन्होंने एक से ज़्यादा टर्म सर्व करा है. सो दिस इज़ दीज आर द सिचुएशंस रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस. ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आखिर है क्या. यानी कि हमने देखा कि किसी भी प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका ऑफिस टर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मीन्स. इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर किसी प्रेसिडेंट ने, किसी ऐसे पर्सन ने जिसने प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम करा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाएगा उनके ऑफिस से. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट एक्ट्स आर देयर, और ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो टैंटामाउंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को. तो फॉर योर नॉलेज यू कैन ऑल्सो मैंशन इन योर एग्जामिनेशंस वेर एवर इट इज़ नेसेसरी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन एक टर्म यूज़ करा गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिफाइन नहीं करा है कि ऐसे कौन कौन से एक्ट्स होने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. सो बी वेरी क्लियर, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग्स पे बेस करता है कि वाकई में वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है. Now that we know what do you mean by impeachment, let's see how does it work, how does this process go on. तो ये जो impeachment का process है basically, ये start कैसे होता है. सबसे पहले तो जो houses of parliament है उनमें से कोई भी एक house impeachment charges को initiate करेगा. फिर उसी house, जिस house में ये initiate किया गया है, उसके 1/4 member इसे sign करेंगे इन चार्जेस पे, या जो भी लेटर होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस अब बिगिन हो रहा है, उस पर सिग्नेचर किया जाएगा. प्लस साथ ही साथ, ये सिग्नेचर्स के साथ ही साथ इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के इनिशिएशन की नोटिस आप प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे. और ये नोटिस कितने दिनों की होनी चाहिए? एटलीस्ट 14 डेज. अभी 14 डेज की जो नोटिस है प्रेसिडेंट को, ये देने के बाद, सिग्नेचर्स होने के बाद, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? द सेकेंड स्टेप हियर बाय इज कि अब ये जो चार्जेस इनिशिएट किए गए हैं इनके रिगार्ड में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसी हाउस में जहाँ पर ये इनिशिएट किया गया है. तो वो रेजोल्यूशन का किस तरीके से पास किया जाएगा? बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द वेरी सेम हाउस जहाँ पर इनिशिएशन हुआ है. जब यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो चार्जेस का इंफॉर्मेशन है, ये इट विल बी सेंड टू दी अदर हाउस, यानी जहाँ पर इनिशिएट हुआ है उसके अलावा जो हाउस रिमेनिंग है वहाँ पर इसे आप भेजेंगे. इट विल बी सेंड बाय दी हाउस. और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद जो दूसरे हाउस में जब ये पहुँचेगा मामला, तो वहाँ पर ये सारे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. यहाँ पर एक बहुत ही कैची पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जिस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये चार्जेस इनिशिएट हुए हैं, ही हैज़ ऑल द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ. ठीक है, उनके पास खुद को रिप्रेजेंट करने के सारे राइट्स होंगे. वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी वायलेशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट ओवर हियर, और यू मे राइट इट ओवर हियर कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेज पे जब इन्वेस्टिगेशन चालू है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास सारे राइट्स हैं ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ऑफ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. फिर जब ये चार्जेस इन्वेस्टिगेट होंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी. उसके बाद अगर दूसरे जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर वहाँ पर भी ये इम्पीचमेंट के चार्जेस सस्टेन कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में इस हाउस में भी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा by the very same majority, that is the 2/3 majority of the total membership of the same house. अब अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि दोनों हाउसेस में इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो चुका है, तो जैसे ही दूसरा हाउस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करेगा, द प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव्ड. सेम डेट से, जिस डेट को ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होगा, सेम डेट से प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव्ड समझे जाएंगे या माने जाएंगे. सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस. आई होप दैट दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स ऑफ पासिंग द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन एंड द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट.
Now I have also prepared a particular note for you all so that you can remember this particular term कि impeachment basically एक quasi judicial process है parliament का. Please remember this statement. It may be asked in the form of MCQs in other examinations. So please remember this statement कि impeachment parliament का एक quasi judicial procedure है. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर याद रखनी है वो ये है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने दो कैटेगरीज बना रखी हैं. पहला है नॉमिनेटेड मेंबर्स की और दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स की. लेट्स सी कि ये नोट यहाँ पर क्यों रिक्वायर्ड है. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इलेक्शन के बारे में बताया था तो इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं होते हैं. तो सिंस दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दे कैन वेरी वेल पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. पर हम अगर इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑल्दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और दिल्ली और पुडुचेरी के, they do not participate in the impeachment of the president. So please remember these two categorizations or the important catchy point कि nominated members election में नहीं participate करते हैं लेकिन वो impeachment में कर सकते हैं, और elected members जो कि election में काफ़ी अच्छे से participate करते हैं वो impeachment में participate नहीं कर सकते हैं. Now let's see कि president के office में किस तरीके से वैकेंसीज अराइज होती हैं. व्हाट आर द वेज. तो फर्स्ट वे इज ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, मतलब जैसे उनका टेन्योर ऑफिस टर्म खत्म होता है उनके प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाती है. द सेकेंड वे इज बाय हिज रेजिग्नेशन. द थर्ड इज द रिमूवल बाय इम्पीचमेंट. फोर्थ इज बाय हिज डेथ एंड द फिफ्थ वन इज बाय हिज डिस्क्वालिफिकेशन और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड. हमने ये सारे ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं. सो इन सारे सिचुएशन में प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसीज अराइज होती हैं. एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के सिचुएशन में जैसे उनका ऑफिस टर्म एक्सपायर होता है, कोशिश यही होती है कि उनके टर्म एक्सपायरी के पहले ही फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करके नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाए. बट बाकी सारे 4 पॉइंट्स के अंदर जो रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट है, डेथ है या डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये टर्म कंप्लीट होने से पहले ही काइंड ऑफ रिमूवल है या वैकेंसी का अराइज होना है. तो इन चारों सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. तो उस सिचुएशन में ही यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने की, और साथ ही साथ उन्हें वो सारे प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि एक प्रेसिडेंट को दी जाती हैं. सो दीज आर द वेज बाय विच किसी भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी अराइज होती है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने पावर्स और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. अभी कैटेगरीज क्या क्या हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी. इन पावर्स और फंक्शंस में से जो बहुत लेंदी पावर्स और फंक्शंस हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट अबाउट फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं वो, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. इसके साथ ही साथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के जितना भी फंड होता है उसको किसी कंटिजेंसी पड़ने पर वो निकाल सकते हैं, उसे अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जुडिशियल फंक्शंस में है वो वेरियस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं. डिप्लोमेटिक में कि प्रेसिडेंट के नेम और सील के अंडर ही सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ साइन की जाती हैं और डिस्कस की जाती हैं. मिलिट्री फंक्शंस में
आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी हेड्स होते हैं एयर फोर्स, मिलिट्री और नेवल, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों की तीनों इमरजेंसी को डील करने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है और इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल पावर्स की भी। एडिशनल पावर में ही ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ वीटो। वीटो को हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर। The second power is the ordinance making power, that is Article 123, and the next is the pardoning power. ये बेसिकली एक तरीके से जुडिशियल पावर्स के अंदर भी आता है। पार्डनिंग पावर का मतलब है वो अगर कोर्ट मार्शल केसेस हैं या यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस है या डेथ सेंटेंस वाला कोई केस है, तो उन केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो अक्यूज्ड है, जो बेसिकली जो गिल्टी है पर्सन, जिसे पनिशमेंट ग्रांट की गई है, वो पर्सन को पार्डन कर सकते हैं। उसके भी कुछ न्यूएंसेस हैं, हम उनको डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेल्ड वन, जो कि है एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेट्स सी व्हाट डज दीज एग्जीक्यूटिव पावर्स कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नेम पे ही किए जाते हैं। फॉर्मली वही उन्हीं के नाम पे किए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स होने होते हैं, उन ऑर्डर्स को कैसे करना है, कैसे रेगुलेशंस पास करने हैं, उसका रूल्स सारे प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस होते हैं उनके कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए भी रूल्स बनाते हैं। साथ ही साथ वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो वो इसके साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं और उनका रेन्यूमरेशन भी डिसाइड करते हैं। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को भी वही अपॉइंट करते हैं, स्टेट के गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑल्सो और फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ ही साथ वो हमारे कंट्री में यानी कि हमारे यूनियन में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स चल रहे हैं या किसी भी लेजिस्लेशन के प्रपोजल के रिगार्डिंग पीएम से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल, किस लिए? टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन एंड द इंटर स्टेट काउंसिल। इसके साथ ही साथ वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूटीज़ को, और वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? खुद नहीं करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए। वो किसी भी एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी स्केड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखने की पावर रखते हैं। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, जैसे कि वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जॉइंट सिटिंग आखिर प्रिसाइड कौन करेगा? तो ये जो जॉइंट सिटिंग होती है ये हमेशा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड की जाती है। सो प्लीज हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विल ऑलवेज बी प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है प्रेसिडेंट का, दैट इज कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। अब ये जो फर्स्ट सेशन है आप इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है वो, और हर साल का जो पहला सेशन होता है वो। तो इन दोनों को ही प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है प्रेसिडेंट का, दैट इज़ कि वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को ये संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि क्या कोई बिल पेंडिंग है या उसे पास किया जा रहा है। मतलब वो कुल मिलाकर किसी भी बिल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब ये यहाँ पर कैच क्या है, लेट्स सी दैट। तो ये किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप यहाँ की प्रोसीडिंग को प्रिसाइड करिए। एंड इन व्हाट सिचुएशन, जब लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, दैट इज स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर, अगर ये दोनों ही ऑफिसर्स वेकेंट हैं तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैज दिस पावर दैट ही कैन अपॉइंट एनी अदर मेंबर ऑफ द लोकसभा कि आप इस हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रोसाइड करिए। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में भी वही सिचुएशन है कि अगर वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जैसे जो कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, अगर ये दोनों ही ऑफिसर्स वेकेंट हैं तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट हैज़ दिस पावर कि वो राज्यसभा के किसी और मेंबर को अपॉइंट करें कि आप इस हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करिए। सो दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव फंक्शन इज ऑल्सो हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड कर सकते हैं, बट किस सिचुएशन में वो भी आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ कि वो राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं स्पेशल नॉलेज वाले, उनको नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उनको भी नॉमिनेट करते हैं। वो पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर डिसाइड करते हैं, बट ऑब्वियसली इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर कुछ बिल्स की बात हो रही है। अब हम ये देखते हैं ये बिल्स का मामला क्या है आखिर। तो कुछ बिल्स के लिए पार्लियामेंट के जो कुछ बिल्स पास होने होते हैं उनके लिए प्रायर परमिशन या प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है प्रेसिडेंट की। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेट्स सी व्हाट इज दिस होल प्रोसीजर ऑल अबाउट। तो अब ये जो बिल्स हो रहे हैं, हम इन 2 तरह की बिल की बात करते हैं। पहला तो जो वो बिल जो पार्लियामेंट से पास होने के बाद भेजा गया है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए या रिकमेंडेशन के लिए। दूसरा ऐसा कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास हुआ है और गवर्नर ने रिजर्व कर लिया है कि वो प्रेसिडेंट की असेंट ऑब्टेन करेंगे। अब इन दोनों सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं। जब पार्लियामेंट से पास होकर के असेंट ऑब्टेन करनी होती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट 3 चीज़ें करता है। या तो वो असेंट दे देगा सीधे साधे, दूसरे तरीके से वो अपनी असेंट को विथहोल्ड करेगा। दिस विथहोल्डिंग ऑफ द असेंट इन रिगार्ड टू एनी बिल इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो। द नेक्स्ट इज दी वो बिल को रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए, और जो ये रिटर्निंग ऑफ द बिल होता है फॉर रिकंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसिव वीटो, जो हमने वीटो पावर की बात करी थी। नाउ लेट्स सी कि एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या होगा। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि बिल वहां ही खत्म हो चुका है, अब वो एक्ट नहीं बन सकता है। पर अगर रिटर्न किया जाता है बिल रिकंसिडरेशन के लिए तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिकंसिडरेशन के लिए बिल रिटर्न हो रहा है ये तभी रिटर्न होगा अगर वो मनी बिल नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस एक्सेप्शनल क्लॉज कि वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल नहीं होगा, ओनली देन ही वो रिटर्न किया जाएगा। और अगर रिटर्न करने पर क्या होता है कि पार्लियामेंट उसे दोबारा पास कर देता है उस बिल को, चाहे उसमें कोई अमेंडमेंट करी हो उन्होंने चाहे ना करी हो, उस सिचुएशन में भी उस सिचुएशन में अगर फिर से असेंट ऑब्टेन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है बिल, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट इज बाउंड और उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है दैट ही विल हैव टू गिव हिज असेंट टू दैट रिकंसिडर्ड बिल जो पार्लियामेंट से उनके पास भेजा गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन इन केस कि जब गवर्नर रिजर्व करता है लेजिस्लेचर से पास किया हुआ किसी बिल को,
उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट 3 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट इज अपनी असेंट दे सकते हैं, अपनी असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, और या तो गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। और अगेन वही सिचुएशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि रिकंसिडरेशन के लिए बिल तभी वापस किया जाएगा जब वो मनी बिल ना हो, और उस सिचुएशन में अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर करके वापस भेज देते हैं बिल को, वापस से पास करके प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए हुए बिल को पास करने की किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं की गई है। प्लीज मार्क दिस डिफरेंस कि जब रिकंसिडर्ड बिल ऑफ द पार्लियामेंट जाएगा असेंट के लिए तो वहां पर ऑब्लाइज्ड हैं वो पास करने के लिए प्रेसिडेंट, पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर से जाता है रिकंसिडर्ड बिल तो उस सिचुएशन में देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन जो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्प्लाई की गई हो कि आपको ये बिल पास करना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द recommendation, the permission of the president regarding the other various kinds of bill। जब हम बिल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम उनको और डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट एज फार एज द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न्ड तो हमने वो लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर बहुत डिटेल में देख लिया है। साथ ही साथ हमने एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो को भी डिस्कस किया है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो को हम वीटो पावर जब डिटेल में करेंगे तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, दैट इज दी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो मैंने आपसे बताई कि वो एडिशनल पावर भी एक तरह से काउंट की जाती है और वो लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। बेसिकली वो कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और इस तरह के कई ऑफिसर्स की रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। Next very important legislative function is in regard with the UTs, the administration of UTs। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। किन किन यूटीज के लिए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इन चारों यूटीज के लिए कि पीस को मेंटेन करने के लिए, कि प्रोग्रेस के लिए, उनकी गुड गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक सर्टेन रेगुलेशंस, बट अगेन देयर इज अ सर्टेन कैच इन दिस लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि प्रेसिडेंट, पुडुचेरी का नाम यहाँ हमने कहीं नहीं देखा, तो प्रेसिडेंट क्या पुडुचेरी के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बना सकते? वो बना सकते हैं, बट ओनली व्हेन द असेंबली ऑफ पुडुचेरी इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। ओनली इन दीज सिनेरियोज प्रेसिडेंट को पावर है कि वो पुडुचेरी के लिए भी रेगुलेशंस बना सकें। So these are all about the executive and the legislative powers of the president in detail. We are going to talk about the veto power, जो एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, क्वालिफाइड और पॉकेट वीटोज होते हैं, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो क्या है प्रेसिडेंट की, और इसके अलावा हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ साथ देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को कहाँ पर प्लेस किया जाता है, या उनके पोजीशन, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस कहाँ तक जस्टिफाइड हैं। हम इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। So we are going to continue this particular office of president in the third part of the lecture, which is going to be released tomorrow. So please stay tuned and thank you for being with me.